अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे मैदे की तेज़ाबियत जब हमारे मुंह में और गले में आती है तो उसकी वजह से जो मसाइल जन्म लेते हैं, तो किस तरीके से इलाज किया जा सकता है इस चीज़ का। इसको कहते हैं रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। अगर हम लफ्जी तौर पर भी देखते हैं तो रिफ्लक्स कहा जाता है कि कोई चीज़ जब अपना एक बहाव होता है उसके उलट वो चले तो वो उसे रिफ्लक्स कहेंगे। ईसोफेजाइटिस में भी दो चीज़ें हैं। एक आइटस है, आइटस का मतलब होता है सोजिश या इन्फ्लेमेशन, और ईसोफेगस कहते हैं हम फूड पाइप को, खुराक की नाली को। तो ईसोफेजाइटिस का मतलब है कि जो खुराक की नाली है, जो ईसोफेगस है, उसकी सोजिश या इन्फ्लेमेशन। तो ये पूरा क्या बनता है? रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। आमतौर पे जब हम खाना खाते हैं तो पहले हम मुंह के जरिए उसको चबाते हैं, फिर वो हमारी फूड पाइप में जाता है यानी ईसोफेगस में, उसके बाद वो गिरता है स्टमक में जाके, मैदे में जाके, जहाँ पे उसकी चर्निंग होती है। उसको जैसे आपने देखा होगा कि जब सीमेंट है की फैक्ट्री है या आप घरों की तामीर हो रही होती है तो वहाँ बजरी और सीमेंट को मिलाने के लिए एक स्टमक की ही शक्ल का एक होता है चर्न करने के लिए। तो मैदा भी उसको अच्छे तरीके से चर्न करके आंतों के हवाले कर देता है। लेकिन मैदे के अंदर होती है बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत, pH होती है कोई 4-5 के करीब, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है। तो ये जो मैदे के अंदर खुराक आती है, जैसे ही ये फूड पाइप से नीचे आती है तो इन दोनों के दरमियान एक दरवाज़ा होता है, एक वेल्व होता है, जिसको हम कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी फूड पाइप के नीचे के एरिए पे एक ऐसा दरवाज़ा। जैसे ही खाना फूड पाइप से ईसोफेगस से नीचे स्टमक में जाता है तो वो बंद हो जाता है। इसे कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। बंद होने का क्या मतलब है कि ताकि जो मैदे की तेज़ाबियत है या मैदे में जो खुराक दाखिल हुई है वो वापस फूड पाइप में या फिर मुंह में आपके ना जाए। क्यों? उसका नुकसान क्या हो सकता है दोस्तों? जो फूड पाइप है, ईसोफेगस है, वो एक ट्रांजिट है, वो एक पाइप है। उसका मकसद ना तो वहाँ पे कोई तेज़ाबियत है, ना वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ना वहाँ पे कोई तेज़ाब है। तो उसकी जो साख्त है, उसकी जो एपिथेलियम है, उसकी जो झिल्लियाँ हैं, जो दीवार के ऊपर जैसे हम सीमेंट वो लगाते हैं कि हम कोई पेंट करते हैं, तो वो उस टाइप की एपिथेलियम है जिसका मकसद किसी भी तरह से तेज़ाब का सामना करना नहीं है। इसके मुकाबले पे जो मैदे की झिल्ली होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो तेज़ाब का जो एक सख्ती होती है उसको झेलने के लिए है। तो इसीलिए एक ऐसा दरवाज़ा है इन दोनों के दरमियान ताकि जो तेज़ाबियत है वो ईसोफेगस में ना जाए, क्योंकि अगर वो जाएगी तो उसकी pH बहुत कम है, उसमें तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, तो वो जला के रख देगी हमारे ईसोफेगस को, वो डैमेज करेगी, वो बर्न करेगी, वो नुकसान देगी, जिसकी वजह से सोजिश होगा, जिसको हम कहते हैं ईसोफेजाइटिस। तो ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, बाज़ लोगों में ये कमज़ोर होता है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं बार बार, तो मैदे के दबाव की वजह से उनमें कमज़ोर हो जाता है। बाज़ लोगों में मोटापा होता है, तो वो जो पेट का सारा प्रेशर होता है वो मैदे के ऊपर पड़ता है, मैदा फिर ऊपर की तरफ वो प्रेशर डालता है, तो ये दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होना शुरू हो जाता है। और बाज़ लोगों में ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसकी लोकेशन ऐसी होती है कि जिसकी वजह से हर्निया वाली पोजीशन बन जाती है, जिसको हम हाइएटस हर्निया कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को फिर रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस का सामना करना पड़ता है। सवाल पैदा होता है कि इसका नुकसान क्या है? तो क्या होगा अगर वहाँ पे तेज़ाबियत वाला खाना आता है? तो उसकी वजह से आपको कुछ अलामात होती हैं, आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी परेशान कुन हो जाती है। जैसे वो अलामात क्या होती हैं? एक होती है हार्ट बर्न, उसे कहते हैं कि यहाँ पे जलन होती है, क्योंकि दिल भी यहीं पे होता है, तो दिल वाली पोजीशन पे कह लें कि जलन होती है। और इसी तरह से खुराक आपकी सही जज़ब नहीं होती, वो बार बार ऊपर आती है, तो आपको इंडाइजेशन होती है। बाज़ लोगों को उल्टी की कैफियत होती है, बाज़ लोगों को ये गले में जो तेज़ाबियत है ये आ जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के लोगों को फिर खुश्क खांसी रहना शुरू हो जाती है। बाज़ लोगों को सांस की तकलीफ़ रहना शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों को नाक के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी खाना खाएंगे उसके 3 घंटे के अंदर अंदर रिफ्लक्स होने का डर है, अगर आप कुछ ऐसी एहतियात नहीं करेंगे जो मैं आगे इलाज में जाके आपको जिक्र करूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो को आपने आखिर तक इसलिए देखना है कि आगे जाके इन चीज़ों का जिक्र ज़रूर आएगा। तो ये क्योंकि अलामात ऐसी आती हैं, आप बहुत तंग होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी अच्छा डॉक्टर आपकी एक अच्छी हिस्ट्री लेगा, पहले तफसील से पूछेगा। आम तौर पे हम बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं करवाते, इब्तिदान शुरू में हम टेस्ट नहीं करवाएंगे, हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि आपको हो सकता है कि ये रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस है, तो फिर आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ 3 किस्म की होती हैं। वो दवाइयाँ जो होती हैं उसमें एक तो हम एंटासिड्स देते हैं, अक्सर आपको सिरप दिए जाते हैं कि आपने खाने से पहले ले लेने हैं, आधा घंटा 45 मिनट उनका असर होता है। वक्ती तौर पे वो आपको, क्योंकि वो जाके कोटिंग कर देते हैं, तय बना देते हैं, तो आपको तेज़ाबियत के असर से बचाती हैं। इसे हम कहते हैं एंटासिड्स। उसमें अक्सर मैग्नीशियम होता है, लेकिन गुर्दे के मरीज़ फिर उसको नहीं लेते मैग्नीशियम वाली दवाइयों को। दूसरे नंबर पे आता है एक पुरानी दवाई जिसको हम कहते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर।
ये उस वक्त में जब नई दौर की दवाइयाँ नहीं थी तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। ये क्या करते हैं कि जो ऐसे हमारे जो रिसेप्टर होते हैं कि जो तेज़ाबियत को बढ़ावा देते हैं तो उसको रोकते हैं। इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जिनके मैं जेनरिक नेम बता देता हूँ, ब्रांड्स आपने गूगल से खुद देखने होते हैं क्योंकि यूट्यूब पे हम ब्रांड्स नहीं बता सकते। जैसे कि हिस्टामीन है, हिस्टामीन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, तो उसमें फमेटिडीन है, समेटिडीन है, रेनेटिडीन है, नज़ाइटिडीन है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो दवाइयाँ हैं जेनरिक जिनके पाकिस्तान में मिलते हैं ब्रांड्स, और सुबह शाम डॉक्टर आपको तजवीज़ कर देता है। तीसरे नंबर पे ये भी अच्छी दवाई थी लेकिन आपने खाने से आधा घंटा पहले आप ले सकते हैं। लेकिन तीसरे नंबर पे वो दवाइयां हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये 3 नाम हैं। प्रोटॉन पंप का मतलब है कि मैदे में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने वाला, प्रोटॉन पैदा करने वाला एक फैक्ट्री लगी हुई है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का मतलब ये है कि ये दवाइयाँ उसको जाके इनहिबिट करती हैं इरिवर्सिबली, पक्के तौर पर, और उसकी वजह से तेज़ाबियत जो मैंने कहा था कि pH 4 होती है उसको बढ़ा के ये 7-8 के करीब लेके जाते हैं। यानी मैदे की वही तेज़ाबियत अब जब ऊपर जाएगी तो उसमें जो तेज़ाब का एलिमेंट है वो कम हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा आपकी जो फूड पाइप है, इसोफेगस है, उसको डैमेज नहीं करेगी। क्योंकि जब वो बार बार डैमेज होता है तो खुदा न खास्ता उसकी वजह से फिर एक जो आपकी जो फूड पाइप की झिल्ली थी, एपिथेलियम थी, उसकी साख्त ही तब्दील होने का ख़तरा होता है। इसको हम कहते हैं बैरेट्स इसोफेगस, और जिसकी वजह से फिर अगर वो ज़्यादा तब्दील होती रहे तो खुदा ना खास्ता कैंसर का भी डर होता है, जिसको हम इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए फिर ये दवाइयाँ ज़रूरी हैं, ये इलाज ज़रूरी है। तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। रोज़ाना एक अक्सर डॉक्टर देते हैं, वो नाश्ते से आधा घंटा पहले। उसके भी मैं आपको कुछ जेनरिक बता देता हूँ। उसके अंदर भी ओमेप्राजोल है, लेंजोप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है। इनके आप जेनरिक ढूंढने का, बिल्कुल मेरे वीडियोस में एक तरीका है, आप जो मैं जेनरिक बताता हूँ ब्रांड ढूंढने का ये तरीका है कि आप लिखें वो जो मैंने जेनरिक बताया हुआ है, फिर आगे लिखें ब्रांड्स इन पाकिस्तान और गूगल की सर्च मारें तो इमेजेस दबाएंगे, उसके फौरी बाद तो आपको मिल जाएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ये कौन से ब्रांड्स का मैं बात कर रहा हूँ। तो पीपीआई जो हैं बहुत सेफ समझे जाते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट कम हैं। बाज़ लोगों को, अक्सर लोगों को हम 4 से 8 हफ्ते यानी 1 से 2 महीने का कोर्स करवाते हैं तो वो उससे निकल आते हैं, वो बेहतर हो जाते हैं। और इसी तरह इन लोगों को हम कुछ फिर हदायत भी देते हैं घर के लिए। अब आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्यों कहा था कि वीडियो को एंड तक देखें। वो हदायत क्या होती हैं ऐसे लोगों के लिए कि आपने स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम से कम आपने इस्तेमाल करनी है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी इस्तेमाल नहीं करनी, आपने पुदीने की चटनी या बाकी जो टमाटर की चटनी होती है ये कम से कम इस्तेमाल करनी है। अपने खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें। ये नहीं कि आपने सुबह शाम जो है वो इकट्ठा ही ज़्यादा खा लिया, बल्कि दिन में हर 3 से 4 घंटे बाद कम क्वांटिटी का खाना खाएं तो आपको फ़ायदा होगा। और खाना खाने के 3 घंटे के अंदर आपने नहीं लेटना, यही वो टाइम है कि जिसमें आपको रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होता है या रिफ्लक्स होता है। इसको गर्ड भी कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रो कहते हैं मैदे को, स्टमक को, इसोफेगस फूड पाइप को, रिफ्लक्स आपको बता दिया, और डिजीज़ बीमारी, तो ये दोनों इसके नाम हैं। तो 3 घंटे के अंदर नहीं लेटना। और इसके अलावा फिर आप अपना जो बेड है उसकी जो सर वाली साइड है उसको 6 इंच आपने थोड़ा सा ईंट वगैरह रख के ऊपर कर लेना है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस से बचने के लिए। या मैदे की तेज़ाबियत जब आपके गले को पकड़ती है या फूड पाइप को पकड़ती है, आपको ये अलामात आती हैं, उससे बचाने के लिए। ये तो उन लोगों की अब मैंने बात की कि जिनको हल्की अलामात थी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इब्तदान थोड़ी हिस्ट्री ली और उसके बाद सोचा कि ये रिफ्लक्स ही है तो एक दवाई दी जाती है इस तरह की। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपको फ़ायदा नहीं होता या आप अपनी अलामात के हाथों बहुत ही ज़्यादा आपको तंगी है, तो फिर हम जाते हैं उस तरफ कि आपकी बाकायदा तशख़ीस की तरफ। वो तशख़ीस का जो तरीका होता है कि उसमें हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो हम pH मॉनिटरिंग करवाते हैं, यानी कोई भी अच्छा जो डॉक्टर होगा जो इस चीज़ का माहिर है, जिसको हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, तो वो फिर आपको एक कैथेटर डालते हैं, बड़ा छोटा सा होता है, और उससे 24 घंटे के लिए आपकी pH की मॉनिटरिंग की जाती है। और आपको ख़ास तौर पे कहा जाता है कि जब आपको अलामात आएंगी वो भी आपने किसी डायरी में लिखनी है टाइम के साथ। तो pH मॉनिटर करने वाला एक आला होता है, साथ वो कैथेटर डाला होता है, तो एक तो pH की मॉनिटरिंग की जाती है। इसी तरह की एक चीज़ की मदद से, कैथेटर की मदद से, आपके जो इसोफेगस है, जो आपके ये फूड पाइप है, उसके पट्टे होते हैं, जो जब उनकी हरकत होती है तो खुराक आगे जाती है, इसे कहते हैं पेरिस्टालसिस, यानी उस हरकत को। तो बाज़ लोगों में ये जो मसल्स होते हैं वीक होते हैं, तो उनकी ताकत को या वीकनेस को या कमज़ोरी को जाँचने के लिए भी एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं मैनोमीट्री।
और अगर किसी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम अब शुरू हो जाए तो फिर उसकी एंडोस्कोपी की जाती है। एक कैमरा डाला जाता है, कैमरे की मदद से आपकी जो खुराक की नाली है उसको देखा जाता है, लोअर ईसोफेंजियल स्फिंक्टर को देखा जाता है, मैदे को देखा जाता है, और जहाँ पे प्रॉब्लम भी नजर आए वहाँ से एक मवाद भी ले लिया जाता है जिसको बायोप्सी कहते हैं। तो ये 3 बड़े टेस्ट हैं जो किए जाते हैं उन लोगों के कि जिन पे हमें हो कि अब ये रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस इनको बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है। और इस तरह के लोगों को फिर बाज़ औक़ात तो परमानेंट हम पीपीआई देते हैं बहुत अरसे के लिए, और बाज़ लोगों को हर दफ़ा 1-2 महीने का कोर्स करवा के जब अलामात ठीक हो जाती हैं तो वो रोक दिए जाते हैं, और दोबारा कभी अगर ज़रूरत हो तो फिर दोबारा शुरू करवा दी जाती हैं। और जिन लोगों में खुदा न खास्ता स्ट्रिक्चर बनना शुरू हो जाए या हाइएटस का जो हर्निया होता है तो उनमें फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। जैसे हाइएटस हर्निया के लिए हम फंडोप्लाइकेशन भी करते हैं, या बाज़ लोगों में हमने मैग्नेट का एक स्फिंक्टर बनाया होता है उसको वहाँ पे लेप्रोस्कोपिकली हम रख देते हैं मैदे और जो फूड पाइप के दरमियान के जंक्शन पे। तो ये भी तरीका है। और बाज़ लोगों में जिनमें स्ट्रिक्चर बने होते हैं खुराक वाली नाली में तो उन स्ट्रिक्चर को फिर हम थोड़ा डायलेट कर देते हैं, उनको भी हम कोशिश करते हैं कि कैमरे की मदद से वहाँ पे कैथेटर डाल के तो उसको खोल दें ताकि स्ट्रिक्चर की वजह से आपका खुराक का बहाव रुका होता है तो उसको बेहतर किया जा सके। तो ये है रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस के बारे में थोड़ी सी इब्तदाई सी मालूमात कि जिसका आपको पता होना ज़रूरी है। और कोशिश यही करें कि अपना जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दें और इस चीज़ से घबराएं ना। जब भी आपको ये अलामात आती हैं तो अपना जो बुनियादी आपका डॉक्टर है उसके पास जाएं या किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं और अपना बाकायदा इलाज करवाएं इस चीज़ का। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी अच्छी वीडियो जो आपको लगती हो वो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।